नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज़ादी के समय यानी 1947 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। मकसद है ये समझना कि उस वक्त हमारी आर्थिक नींव कैसी थी, क्या मजबूत थी, कमजोर थी। बिल्कुल, और ये समझना आज भी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर वो जो 2 सदियों का ब्रिटिश राज था, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया था। मतलब एक तरह से हमें ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया था। तो इसी पृष्ठभूमि में 1947 की तस्वीर को देखना होगा। ये हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले क्या भारत की अपनी कोई स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी? स्रोत क्या बताते हैं? हाँ बिल्कुल थी। देखिए उस वक्त भी भारत की ज्यादातर आबादी तो खेती पर ही निर्भर थी, ये सही है। जी। लेकिन साथ ही साथ भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो दुनिया भर में मशहूर था। खासकर सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, अच्छा। धातु का काम, कीमती पत्थरों का काम, इनकी बहुत मांग थी। और बंगाल का मलमल, उसका तो जिक्र खास तौर पर आता है। हाँ बिल्कुल, बंगाल का मलमल तो लाजवाब माना जाता था। इतना बारीक होता था, यहाँ तक कि 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी यात्री थे बर्नियर। अच्छा, बर्नियर। हाँ, उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है कि बंगाल उस वक्त मिस्र से भी ज्यादा अमीर था। आप सोचिए। सच में? जी, वहां से कपास, रेशम, चावल, शक्कर, मक्खन, इन सब चीजों का भरपूर निर्यात होता था। तो एक वक्त था जब भारत की अपनी एक मजबूत स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। हाँ, लेकिन फिर अंग्रेज आए और उनकी नीतियां, वो तो भारत के विकास के लिए नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। उनकी नीतियां साफ तौर पर ब्रिटेन के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने देश को फायदा पहुंचाना था। तो उनका लक्ष्य क्या था? मतलब भारत को लेकर उनकी क्या योजना थी? उनका लक्ष्य बड़ा सीधा सा था, दोहरा लक्ष्य कह सकते हैं। पहला, भारत को ब्रिटेन के तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक भरोसेमंद स्रोत बनाना। मतलब यहाँ से कच्चा माल ले जाना। हाँ, जैसे कपास, जूट, नील, लोहा, ये सब यहाँ से जाए। और दूसरा, उन्हीं ब्रिटिश उद्योगों में बने तैयार माल के लिए भारत को एक बड़ा बाजार बनाना। अच्छा, यानी अपना माल यहाँ बेचना। बिल्कुल, यहाँ से कच्चा माल लो, उसे अपने कारखानों में प्रोसेस करो, तैयार माल बनाओ और फिर वापस लाकर भारत के बाजार में बेचो। तो इसी वजह से, जैसा आपने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना ही बदल गई। हाँ, पूरी तरह से। जो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी वो एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई, जिसका मुख्य काम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना था। और क्या उस समय राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का कोई हिसाब किताब रखा जाता था? मतलब अंग्रेजों ने कोई कोशिश की ये जानने की? देखिए, अंग्रेजी सरकार ने कभी कोई बहुत ईमानदारी से या व्यवस्थित तरीके से राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं की। उनका इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ भारतीय थे जिन्होंने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जैसे दादा भाई नौरोजी। हाँ, उनका नाम तो सुना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। जी बिल्कुल। विलियम डिग्बी, फिनले शिरास और खास तौर पे डॉक्टर VKRV राव, इनके अनुमानों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या पता चला इन अनुमानों से? क्या स्थिति थी? राव साहब के अनुमान खास तौर पर काफी विश्वसनीय माने गए और इन सब अनुमानों का निचोड़ अगर हम 20वीं सदी के पहले हिस्से को देखें, मतलब 1900 से 1950 तक, जी। तो कुल वास्तविक उत्पादन में जो वृद्धि थी वो सालाना 2% से भी कम थी। सिर्फ 2% से कम 50 सालों में? हाँ, सालाना औसत। और अगर प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि की बात करें तो वो तो सिर्फ ½ सालाना थी। ½ इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थव्यवस्था लगभग ठहरी हुई थी। बिल्कुल, इसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। विकास लगभग रुक सा गया था। लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। अब कृषि क्षेत्र पर आते हैं। आपने बताया कि ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे, करीब 85%। जी हाँ, आजादी के समय लगभग 85% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से ही जुड़ी हुई थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन विडंबना ये है कि इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद ये क्षेत्र भी ठहरा हुआ था, बल्कि कभी-कभी तो हालत और बिगड़ जाती थी। बिल्कुल सही। कृषि क्षेत्र में भी गतिहीनता थी, जिसे स्टैग्नेशन कहते हैं। उत्पादकता यानी प्रति एकड़ उपज वो बहुत कम थी। तो इसके पीछे क्या कारण थे? क्यों खेती इतनी पिछड़ी हुई थी? इसके कई कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि बंदोबस्त प्रणालियां।
अच्छा, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। हाँ, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था, ये खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू थी, जिसमें आज के पूर्वी भारत के राज्य आते हैं। इसमें क्या होता था? इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था। उनका काम था किसानों से लगान वसूलना और एक तय हिस्सा अंग्रेजी सरकार को जमा कराना। तो मुनाफा जमींदारों को मिलता था? हाँ, ज्यादातर मुनाफा जमींदारों की जेब में जाता था। और दिक्कत ये थी कि इन जमींदारों का जमीन सुधारने में या खेती की बेहतरी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता था। मतलब वो निवेश नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने पर रहता था, चाहे किसानों की हालत कैसी भी हो। किसानों के पास न तो साधन थे, न ही कोई प्रोत्साहन कि वो खेती में निवेश करें। और तकनीक, सिंचाई, खाद? वही बात, तकनीक बहुत पिछड़ी हुई थी। हल बैल से ही खेती होती थी। सिंचाई सुविधाओं का बहुत अभाव था। ज्यादातर खेती बारिश पर निर्भर थी, यानी मॉनसून पर। उर्वरकों की यानी खाद की तो उनका इस्तेमाल तो लगभग ना के बराबर था। इन सब वजहों से उत्पादकता बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात और कही जाती है, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, मतलब कमर्शलाइजेशन। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। अंग्रेजों के आने के बाद कुछ हद तक कृषि का वाणिज्यीकरण जरूर हुआ। इसका मतलब है कि किसान अब सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाने लगे थे। तो कौन सी फसलें उगाई जा रही थी? खासकर नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स, जैसे कि कपास, जूट, नील, गन्ना, मूंगफली। लेकिन क्या इसका फायदा किसानों को मिला? यही तो असल मुद्दा है। वाणिज्यीकरण हुआ तो सही, लेकिन इसका फायदा भारतीय किसानों को कम और ब्रिटेन के उद्योगों को ज्यादा मिला। ये नकदी फसलें असल में ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल थीं। अच्छा। किसानों को कई बार अपनी मर्जी के खिलाफ या मजबूरी में खाद्य फसलों जैसे अनाज की जगह ये नकदी फसलें उगानी पड़ती थीं। उन्हें इसके लिए थोड़ा पैसा जरूर मिलता था, लेकिन अक्सर वो बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव और बिचौलियों के शोषण का शिकार हो जाते थे। उनकी अपनी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। तो उनकी माली हालत में कोई खास सुधार नहीं आया? नहीं, ज्यादातर किसानों की हालत दयनीय ही बनी रही, बल्कि कई बार कर्ज का बोझ बढ़ जाता था। और सरकार ने भी कृषि के विकास के लिए कोई खास निवेश नहीं किया। सिंचाई व्यवस्था सुधारने, बाढ़ नियंत्रण करने या जल निकासी के प्रबंधन पर ना के बराबर ध्यान दिया गया। तो कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी। अब आते हैं औद्योगिक क्षेत्र पर। क्या वहां कहानी कुछ अलग थी? नहीं, दुर्भाग्य से वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। जैसे कृषि क्षेत्र ठहरा हुआ था, वैसे ही भारत औद्योगिक क्षेत्र में भी पिछड़ गया, खासतौर पर जो भारत का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग था। हाँ, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। जी, वो तो लगभग तबाह हो गया। अंग्रेजों की नीतियों ने उसे पनपने नहीं दिया और उसकी जगह लेने के लिए कोई आधुनिक औद्योगिक आधार भी ठीक से विकसित नहीं होने दिया गया। तो इसके पीछे अंग्रेजों का क्या मकसद था? वही दोहरा मकसद। हाँ, बिल्कुल वही, पहला भारत से सस्ता कच्चा माल हासिल करना और दूसरा ब्रिटेन में मशीनों से बने सस्ते तैयार माल के लिए भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करना। तो उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को कैसे खत्म किया? कई तरीके अपनाए। एक तो भारत से जाने वाले तैयार माल पर भारी टैक्स लगा दिए, जिससे वो ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय बाजारों में महंगा हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले मशीन निर्मित माल पर टैक्स बहुत कम रखा या खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब अपने माल को सस्ता कर दिया। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन का सस्ता मशीन से बना कपड़ा और दूसरा सामान भारतीय बाजार में छा गया। भारतीय कारीगरों का बनाया माल उसके सामने टिक नहीं पाया। धीरे धीरे उनकी मांग कम होती गई। इससे तो भारी बेरोजगारी फैली होगी। बिल्कुल, लाखों कारीगर, बुनकर, शिल्पी बेरोजगार हो गए। वो शहरों से वापस गांव की तरफ जाने लगे और खेती पर बोझ और बढ़ गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन क्या कुछ आधुनिक उद्योग लगे भी थे या बिल्कुल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगे। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में, मतलब 1850 के बाद कुछ आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। कौन से उद्योग थे ये? शुरुआत में मुख्य रूप से 2 तरह के उद्योग लगे। एक तो सूती कपड़ा मिले, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। हाँ, ये ज्यादातर भारतीयों द्वारा ही लगाई गई और इनका केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पश्चिमी इलाके थे। दूसरा था जूट उद्योग। जूट मिल्स? जी,
ये ज्यादातर अंग्रेजों के स्वामित्व में थीं और इनका केंद्र बंगाल था क्योंकि जूट वहीं ज्यादा होता था। और लोहा इस्पात? लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। सबसे महत्वपूर्ण नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को। हाँ, जमशेदपुर। हाँ, 1907 में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के आसपास चीनी, सीमेंट, कागज जैसे कुछ और उद्योग भी लगे। तो उद्योग लग तो रहे थे, पर आप कह रही हैं कि रफ्तार धीमी थी और आधार मजबूत नहीं हुआ। क्यों? हाँ, क्योंकि देखिए ये जो भी उद्योग लगे वो ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले थे, कपड़ा, चीनी, कागज। लेकिन किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है पूंजीगत सामान उद्योग। पूंजीगत सामान उद्योग ये क्या होता है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी वो उद्योग जो मशीनें और औजार बनाते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे उद्योग चलाने के लिए होता है। अच्छा, मशीन बनाने वाली मशीनें या फैक्ट्री चलाने वाली मशीनें? बिल्कुल, जैसे कि मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इस तरह का उद्योग भारत में लगभग न के बराबर था। हमें अपनी जरूरत की लगभग सारी मशीनरी ब्रिटेन से ही मंगवानी पड़ती थी। इसके बिना औद्योगिक आत्मनिर्भरता संभव ही नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी उद्योगों की क्या स्थिति थी? सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का योगदान भी बहुत सीमित था। वो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों तक ही सीमित था जो अंग्रेजों के अपने हितों के लिए जरूरी थे, जैसे कि रेलवे। हाँ, रेलवे तो उन्होंने काफी फैलाया। जी, रेलवे, बिजली उत्पादन, संचार व्यवस्था जैसे टेलीग्राफ, बंदरगाहों का विकास और कुछ विभागीय उपक्रम। बस यहीं तक। सरकार ने सीधे तौर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में कोई खास भूमिका नहीं निभाई। तो कुल मिला के औद्योगिक क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान कितना था? बहुत कम। कृषि के मुकाबले औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही मामूली था। हम एक औद्योगिक राष्ट्र बनने से कोसों दूर थे। तो कृषि भी पिछड़ी हुई, उद्योग भी नहीं पनपे। अब बात करते हैं विदेश व्यापार की। आजादी के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? अंग्रेजों की जो प्रतिबंधात्मक नीतियां थीं, उनका बहुत बुरा असर भारत के विदेशी व्यापार की संरचना पर, संयोजन पर और उसकी मात्रा पर पड़ा। मतलब कैसे? मतलब ये कि भारत की भूमिका पूरी तरह से बदल दी गई। पहले भारत तैयार माल, खासकर हस्तशिल्प का एक बड़ा निर्यातक था। जी। लेकिन ब्रिटिश राज के तहत भारत मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बन गया। प्राथमिक उत्पाद यानी रॉ मटेरियल्स? हाँ, कच्चा रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट, ये सब चीजें यहाँ से बाहर जाने लगीं। और बदले में हम क्या मंगाने लगे? तैयार उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे कि ब्रिटेन के कारखानों में बना सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ा। और मशीनरी भी? हाँ, और पूंजीगत सामान जैसे कि हल्की मशीनरी जो ब्रिटेन में ही बनती थी। तो पूरी तरह से एक औपनिवेशिक व्यापार पैटर्न स्थापित हो गया था। भारत कच्चा माल दे रहा था और तैयार माल ले रहा था। और ये व्यापार होता किसके साथ था? क्या दुनिया भर से होता था? नहीं, यही तो एक और खास बात थी। भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया था। आधे से ज्यादा व्यापार तो सीधे ब्रिटेन के साथ ही होता था। आधे से ज्यादा? सिर्फ ब्रिटेन से? जी हाँ, बाकी जो थोड़ा बहुत व्यापार था वो कुछ गिने चुने देशों के साथ होता था, जैसे चीन, श्रीलंका उस समय सीलोन, और ईरान उस समय फारस। और 1869 में सुएज नहर खुल गई थी, उसका भी कुछ असर पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, सुएज नहर खुलने से यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ता बहुत छोटा हो गया। इससे भारत के साथ व्यापार करना ब्रिटेन के लिए और भी आसान और सस्ता हो गया। तो भारत के संसाधनों पर ब्रिटेन का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। यहाँ एक दिलचस्प बात स्रोतों में आती है, वो ये कि इस दौरान भारत का निर्यात उसके आयात से ज्यादा था, मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आंकड़ों को देखें तो भारत का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज्यादा था। तो कहने को तो ये एक अच्छी बात लग सकती है कि हम कमा ज्यादा रहे थे, खर्च कम कर रहे थे। हाँ, सुनने में तो यही लगता है कि फायदा हो रहा था। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। इस निर्यात अधिशेष यानी एक्सपोर्ट सरप्लस का फायदा भारत को रत्ती भर भी नहीं मिला। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? ये सारा पैसा कई तरीकों से भारत से बाहर चला गया। एक बड़ा हिस्सा तो ब्रिटेन में जो अंग्रेजी सरकार के दफ्तर थे उनके खर्चे चलाने में इस्तेमाल हो गया। अच्छा, मतलब होम चार्जेस? जी, जिन्हें होम चार्जेस कहा जाता था। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो भारत के अंदर हो या बाहर,
उनका खर्चा भी अक्सर भारतीय खजाने से ही दिया जाता था। अपने युद्धों का खर्चा भी हमसे वसूला। हाँ, और फिर बहुत सारा पैसा अदृश्य वस्तुओं के आयात पर खर्च होता था। अदृश्य वस्तुएं मतलब इनविजिबल आइटम्स, ये क्या होती हैं? जैसे बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं। ये सेवाएं ज्यादातर ब्रिटिश कंपनियां ही देती थीं और इनका भुगतान भी भारत को सोने, चांदी या स्टर्लिंग में करना पड़ता था। तो ये जो सारा पैसा बाहर जा रहा था, इसी को धन की निकासी कहा गया। बिल्कुल। इसी को दादाभाई नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया। ये भारत के आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा प्रमाण था। देश अपनी मेहनत की कमाई से जो अधिशेष पैदा कर रहा था, वो देश के विकास में लगने के बजाय ब्रिटेन के हितों को साधने में खर्च हो रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ देश के अंदर? नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई। अनाज, कपड़े, मिट्टी का तेल, इन जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें भी आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगीं। महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी। ये तो बहुत ही दुखद तस्वीर है। अब लोगों की अपनी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जननांग की स्थिति यानी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। उसके बाद हर 10 साल पर होने लगी। हाँ। इन जनगणनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या में कोई बहुत विस्फोटक वृद्धि नहीं हो रही थी। 1921 को एक विभाजक वर्ष माना जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अच्छा, 1921 क्यों? क्योंकि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अनियमित थी। कभी बढ़ती थी, कभी महामारियों या अकालों की वजह से घट भी जाती थी। इसे जनांकीय संक्रमण का पहला चरण कहते हैं। 1921 के बाद मृत्यु दर में थोड़ी कमी आनी शुरू हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी स्थिर हुई। हालांकि जन्म दर अभी भी ऊंची थी। इसे दूसरा चरण माना जाता है। लेकिन कुल मिला के आबादी या वृद्धि दर बहुत ज्यादा नहीं थी। नहीं, उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो ज्यादा चिंताजनक बात थी, वो थे सामाजिक विकास के संकेतक। वो बेहद खराब थे। जैसे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, वो 16% से भी कम थी। कुल आबादी की? हाँ, कुल आबादी की। और अगर महिलाओं की साक्षरता दर देखें तो वो तो और भी ज्यादा चिंताजनक थी, लगभग 7%। सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी? हाँ, अंदाजा लगाइए शिक्षा की क्या हालत रही होगी। इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो बीमारियां वगैरह? बहुत आम थीं। पानी और हवा से फैलने वाली बीमारियां जैसे हैजा, प्लेग, मलेरिया, इनका प्रकोप अक्सर फैलता रहता था। लाखों लोग इनकी वजह से मारे जाते थे। नतीजा ये था कि मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। कितनी ज्यादा? खास तौर पर शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, भयावह रूप से ऊंची थी। आजादी के समय ये लगभग 218 प्रति हजार जीवित जन्म थी। 218 प्रति हजार? जी। आज इसकी तुलना करें तो आज ये 30 प्रति हजार से भी कम है। आप अंतर देख सकते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। और इसी वजह से जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी। औसत भारतीय उस समय सिर्फ 32 साल जीने की उम्मीद कर सकता था। सिर्फ 32 साल? हाँ, सिर्फ 32 साल, जबकि आज ये लगभग 70 साल के करीब है। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। और गरीबी? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। व्यापक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी निश्चित रूप से मौजूद थी। आंकड़े भले ही सटीक न हो, लेकिन ये साफ था कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी भयंकर गरीबी में जी रही थी। उनके पास न ढंग का खाना था, न कपड़ा, न मकान। अब ये देखते हैं कि जो काम करने वाली आबादी थी वो किन क्षेत्रों में लगी हुई थी। व्यावसायिक संरचना यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? देखिए, ब्रिटिश काल में व्यावसायिक संरचना में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आया। जो काम करने वाले लोग थे, उनका विभिन्न क्षेत्रों में जो वितरण था वो लगभग वैसा ही बना रहा जैसा पहले था। मतलब ज्यादातर लोग खेती में ही थे? हाँ, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी। लगभग 70 से 75% कामकाजी आबादी खेती या उससे जुड़े कामों में लगी हुई थी। 70-75%? और उद्योग और सेवा क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम लोग थे, लगभग 10%, और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में लगभग 15 से 20% लोग लगे हुए थे।
तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी पिछड़ी हुई थी। बिल्कुल। एक विकसित अर्थव्यवस्था की निशानी होती है कि वहाँ कृषि पर निर्भरता कम होती है और उद्योग और सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ उल्टा था। क्या इसमें कोई क्षेत्रीय असमानताएं भी थीं? मतलब देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थिति अलग थी? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। इस दौरान क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही थीं। कुछ इलाके थे जहां कृषि पर निर्भरता थोड़ी कम हुई और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का महत्व थोड़ा बढ़ा। जैसे कि तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के हिस्से आते थे, बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात। इन इलाकों में कुछ औद्योगिक विकास हुआ था, जैसा हमने पहले बात की। और बाकी जगहों पर? वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां इस दौरान कृषि पर निर्भरता कम होने के बजाय और बढ़ गई। अच्छा। कौन से राज्य? जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। इन राज्यों में उद्योगों का विकास न होने के कारण खेती पर दबाव और बढ़ गया। तो ये क्षेत्रीय असंतुलन भी एक बड़ी समस्या थी जो आजादी के बाद हमें विरासत में मिली। अब आखिर में बात करते हैं आधारभूत संरचना की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, डाकतार वगैरह, इनका कुछ विकास हुआ था। हाँ, ब्रिटिश काल में कुछ बुनियादी ढांचे का विकास जरूर हुआ। रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया, बंदरगाह विकसित किए गए, जल परिवहन के कुछ प्रयास हुए, डाक और तार व्यवस्था भी शुरू की गई। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, विकास तो हुआ, लेकिन इसके पीछे का मकसद समझना जरूरी है। ये विकास आम जनता को सुविधाएं देने के लिए नहीं किया गया था। इसका असली मकसद था औपनिवेशिक हितों को साधना। मतलब कैसे? जैसे सड़कें बनी, लेकिन ये सड़कें मुख्य रूप से इसलिए बनाई गईं ताकि सेना आसानी से देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सके, कानून व्यवस्था बनाए रख सके। अच्छा, मिलिट्री मूवमेंट के लिए? हाँ, और दूसरा बड़ा मकसद था देश के भीतरी इलाकों से कच्चे माल को इकट्ठा करके नजदीकी रेलवे स्टेशनों या बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उसे आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके। तो गांव को जोड़ने वाली सड़कें नहीं बनी? गांव तक पहुंचने वाली अच्छी 12 मासी सड़कों का भारी अभाव था। खासकर बरसात के मौसम में तो गांव देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाते थे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता था। और रेलवे का तो बहुत विकास हुआ, 1850 में शुरू हुई थी। जी, रेलवे की शुरुआत 1850 में हुई और अंग्रेजों ने इसमें काफी निवेश किया। रेलवे ने निश्चित रूप से लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाया। लोग अब देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते थे। इससे थोड़ी सांस्कृतिक बाधाएं भी टूटी। हाँ, ये तो हुआ होगा। लेकिन रेलवे का जो सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा वो था भारतीय कृषि के वाणिज्यकरण को और बढ़ावा देना। अब दूर दराज के इलाकों से भी नकदी फसलें और कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान हो गया। लेकिन इससे तो गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हुई होगी। बिल्कुल। रेलवे ने गांवों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तो जोड़ दिया, लेकिन इससे उनकी पारंपरिक आत्मनिर्भरता प्रभावित हुई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि रेलवे के इस विशाल नेटवर्क का जो आर्थिक लाभ हुआ वो ज्यादातर अंग्रेजों को ही मिला, आम भारतीयों को बहुत कम। रेलवे का निर्माण और प्रबंधन महंगा था और इसका बोझ भी भारतीय खजाने पर ही डाला गया। हाँ, रेलवे के अलावा और क्या था? जल परिवहन? हाँ, कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहीं। जैसे उड़ीसा तट पर कोस्ट कैनाल बनाया गया था, जो बाद में बहुत महंगा साबित हुआ और रेलवे से मुकाबले नहीं कर पाया। और संचार, डाक और तार, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का विकास किया गया, लेकिन वो बहुत महंगा था और उसका मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, ताकि प्रशासन का नियंत्रण बना रहे। डाक सेवाएं जरूर आम लोगों के लिए उपयोगी थीं, लेकिन वो भी अपर्याप्त थीं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और हवाई जहाज? हाँ, विमानन क्षेत्र की शुरुआत भी हुई। टाटा एयरलाइंस ने 1932 में इसकी नींव रखी थी, लेकिन जाहिर है ये उस वक्त बहुत सीमित था। तो कुल मिला के बुनियादी ढांचे का विकास हुआ तो, पर उसके पीछे सोच अंग्रेजों के अपने फायदे की थी। बिल्कुल, मकसद जन कल्याण नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना और भारत के संसाधनों का शोषण करना था। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो आजादी के समय 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी? निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत साफ है। 2 सदियों के ब्रिटिश शासन का असर अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू पर बहुत गहरा और नकारात्मक था।
कृषि क्षेत्र जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता था, वो ठहरा हुआ था, अतिरिक्त श्रम के बोझ से दबा हुआ था और उसकी उत्पादकता बेहद कम थी। हाँ। औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिकीकरण की, विविधीकरण की, क्षमता निर्माण की और सबसे बढ़कर सार्वजनिक निवेश की सख्त जरूरत थी, क्योंकि निजी क्षेत्र अकेले ये काम नहीं कर सकता था। ठीक है। विदेश व्यापार पूरी तरह से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे भारत का ही धन बाहर जा रहा था। बुनियादी ढांचे में जो भी विकास हुआ था, उसे बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने, विस्तार करने और आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, देश में व्यापक गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई थी। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। तो संक्षेप में कहें तो आजादी के समय देश के सामने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। बिल्कुल, एक बहुत ही मुश्किल विरासत हमें मिली थी। तो ये थी आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक झलक, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है। इसने वाकई स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं और योजनाकारों के सामने एक बहुत ही कठिन कैनवस पेश किया था। हाँ, और यहाँ से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना चाहिए। जी। वो ये कि औपनिवेशिक काल की इस भारी भरकम आर्थिक विरासत ने आजादी के बाद भारत की विकास रणनीतियों और उसकी चुनौतियों को किस हद तक और कैसे प्रभावित किया, और क्या उसके कुछ निशान, कुछ अवशेष आज भी हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में महसूस किए जाते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। जी।